हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की पीटी रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। यानी अब हम जनवरी, फरवरी और मार्च में वे कौन सी खास खबरें थी जो हमारी यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खबरों को। हमारी पहली खबर है, यानी जो जनवरी में काफी फेमस थी, वह थी भित्ति कला या दीवार से संबंधित पेंटिंग या भित्ति चित्रकला। आप इसे किसी भी नाम से समझ सकते हैं या किसी भी नाम से इसे संबोधित कर सकते हैं। यदि बात करें कि आखिर भित्ति कला चर्चा में क्यों आ गई थी उस समय या जनवरी में, तो केरल में एक गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें एक वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया और इस वॉल ऑफ पीस में क्या किया गया, भित्ति चित्र का इस्तेमाल किया गया, जो एक प्रकार की आधुनिक तकनीक से लैस भित्ति चित्र था। तो इस वजह से हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के एक फेवरेट सेक्शन में रहा है कि जब कभी स्मारक का उद्घाटन हो, किसी मूर्ति का उद्घाटन हो रहा हो, चाहे साउथ इंडिया के लेवल पर हो चाहे नॉर्थ इंडिया के लेवल पर हो, यूपीएससी कोई ना कोई प्रश्न इसके संदर्भ में फ्रेम जरूर करता है। तो इस लिहाज से ये भित्ति चित्र भी काफी फेमस हो जाती है और ये वॉल ऑफ पीस भी काफी फेमस हो जाता है क्योंकि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो यह 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति चित्रकला है या आधुनिक भित्ति कला है। इस वजह से यह आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए देखते हैं कि आखिर भित्ति चित्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। यदि हम बात करें भित्ति चित्र के बारे में, दरअसल किसी भी गुफा, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने चित्र ही क्या कहलाते हैं, भित्ति चित्र। सभी जानते हैं गुफा, तो गुफा में जो दीवार है उनमें जो चित्र बने होते हैं, या महल है, महलों की जो दीवारों में चित्र बने होते हैं उन चित्रों को ही कहा जाता है भित्ति चित्र। सामान्यतः हम दीवार में बने चित्र भी इन्हें कह देते हैं। और हम बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, तो हम इसी बारे में आगे चर्चा करेंगे। यदि बात करें भारत में ही सबसे पहली बार भित्ति चित्र कब देखा गया था या कब बनाए गए थे, तो इसका सबसे पहला प्रमाण अजंता और एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाओं और सित्तन वासल की गुफाओं में मिलता है। तो यहाँ पर भित्ति चित्र का पहला प्रमाण देखा गया था और हम सभी जानते हैं कि ये कई शताब्दियों पहले की बात है जब ये भित्ति चित्र यहाँ पर निर्माण किए गए थे या निर्मित किए गए थे। इनमें सर्वाधिक प्रमाण प्राचीन लिपियों और साहित्य में मिलता है, यानी हमारी जो प्राचीन लिपि है, विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में हो या विभिन्न अन्य कई चीजों के संदर्भ में हो या साहित्य के संदर्भ में हो, तो यहाँ पर इनके चित्र या इनके सबसे ज्यादा प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप, जो अभी वॉल ऑफ पीस जिसका उद्घाटन किया गया है वह ऐसे निर्मित है और यह आधुनिक तरीके से इसका निर्माण किया गया है, तो इसलिए भी यह काफी फेमस हो जाती है और काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भित्ति चित्र के संदर्भ में ही हम बात करें तो दरअसल विनय पिटक में लिखा है कि वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने अपनी महल की दीवारों में उस समय जो भी व्यावसायिक रहे हैं या व्यापारी रहे हैं, जो राजा रहे हैं, उनके चित्रों के निर्माण के लिए और उनके अपनी महल की दीवारों में इनके चित्रों के निर्माण के लिए उसने क्या किया था, चित्रकारों को नियुक्त किया था और इस तरीके से यहाँ भित्ति चित्र निर्मित किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है, विनय पिटक में इसके बारे में चर्चा की गई है। अब भारतीय दीवार चित्रों की बात करें या भारतीय भित्ति चित्रों की बात करें, तो भारत में भित्ति चित्रों की जो तकनीक और प्रक्रिया है वह सबसे पहले चर्चा में आई थी 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास। और इसके बारे में चर्चा किस ग्रंथ में की गई थी, एक संस्कृत ग्रंथ था विष्णु धर्मोत्तरम। विष्णु धर्मोत्तरम में पहली बार भारत में इस प्रक्रिया या इस तकनीक के बारे में चर्चा की गई थी। और सन भी याद रखिएगा, कब की बात कर रहे हैं हम, 5वीं से 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इसमें पहली बार भित्ति चित्रों की चर्चा की गई थी। प्रारंभिक उदाहरण में इन चित्रों की प्रक्रिया एक जैसी थी, लेकिन अपवाद के रूप में कुछ और भी भित्ति चित्र देखने को मिले थे। यानी इस समय जो पहली बार उदाहरण देखे गए थे दीवारों में या गुफाओं में, उनमें जो भी प्रक्रिया थी, जो भी तकनीक थी, वो लगभग एक जैसी थी, लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ कुछ अन्य भित्ति चित्र भी देखे गए। जो कहाँ पर देखे गए, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में चट्टानों में फिर भित्ति चित्रों को देखा गया। यानी जैसे चट्टानों की सतह पर भित्ति चित्र विधि द्वारा इसके बारे में पता किया गया और इसके बारे में पता चला। अधिकांश रंग इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। यानी भित्ति चित्रों की हम बात करें तो भित्ति चित्रों में उन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें अधिकांश रंग क्या होते हैं, स्थानीय लेवल पर उस पूरे स्थान में, उस जगह में उपलब्ध होते हैं, उन्हीं रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्रशों का निर्माण बकरी, ऊंट, नेवला आदि जानवरों के बालों से किया जाता है। इन्हीं से निर्मित ये ब्रश होते हैं।
या होते थे, क्योंकि बहुत समय से भित्ति चित्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जमीन को चूने के प्लास्टर की एक अत्यधिक पतली परत के साथ सबसे पहले लेपित किया जाता था, फिर बाद में पानी में रंगों को मिलाकर इसमें चित्र बनाए जाते थे। यदि हम वास्तविक भित्ति पद्धति की बात करें तो वास्तविक भित्ति पद्धति में पेंटिंग सतह की दीवार गीली होती थी, यानी जहां पर भी भित्ति चित्र बनाए जाते थे उस सतह की जो दीवार है वह हल्की गीली होती थी, ताकि जो रंगों का पिगमेंट है वह आसानी से सतह की गहराई तक जा सके। इसलिए शुरुआती या वास्तविक जो भित्ति पेंटिंग्स हैं या चित्र हैं उनमें सतह की जो दीवार है वह हल्की गीली रखी जाती थी। भारतीय चित्रकला के अधिकांश मामलों में चित्रकला की टेम्पोरा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेम्पोरा पद्धति क्या है? टेम्पोरा यानी बाइंडिंग्स के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पेंटिंग की एक ऐसी विधि जिसमें चूने की प्लास्टर वाली सतह को पहले सुखाया जाता है, यानी जो प्लास्टर वाली सतह की जाती है उसे पहले सुखाया जाता है, फिर बाद में ताजे चूने के पानी से इसे भिगोया जाता है और बाइंडिंग्स के रूप में किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है भित्ति चित्र बनाने के लिए, ताकि वो आपस में बाइंड रहें। तो इसे ही क्या कहा जाता है? टेम्पोरा पद्धति या चित्रकला की टेम्पोरा पद्धति। तो यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये दोनों टेम्पोरा पद्धति के माध्यम से निर्मित किए गए हैं। यदि हम बात करें इनमें रंगों का, कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इनके प्रमुख रंग कौन कौन से हैं, तो लाल गेरू, विशद लाल, उस समय सिंदूर जिससे निर्मित होता था, पीला गेरू, गहरा नीला, लैंप ब्लैक, काजल जो इस्तेमाल करते हैं उन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, सफेद चौक का इस्तेमाल किया जाता था और टेरावट और हरा इन दोनों रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। यानी इन सभी रंगों का इस्तेमाल करके जो कलाकार है वह चित्रकारी यहाँ पर करता था। टेम्पोरा पद्धति के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं भित्ति चित्र के बारे में कि आखिर भित्ति चित्र क्या है। तो कलाकृति का कोई भी हिस्सा हो जिससे चित्रित किया जाता है अथवा सीधे दीवारों पर लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। यह कला छत या किसी बड़ी विशाल या हम कहें बहुत बड़ी सतह में जब स्थायी रूप से निर्मित होती है तो यह आसानी से या अधिक व्यापक रूप से इसे देखा जा सकता है। और हमने बात की गुफाओं में इसे ऐसे ही व्यापक तरीके से बनाया जाता था, इसलिए भी वे उस समय की भित्ति चित्र काफी फेमस थे। भित्ति दीवार पेंटिंग्स के लिए एक सामान्य शब्द है, यानी जो हम भित्ति शब्द इस्तेमाल करते हैं वह दीवार की पेंटिंग्स के लिए एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसमें विशिष्ट शब्द है इसका क्या? फ्रेस्को। फ्रेस्को भित्ति चित्र के लिए एक विशिष्ट शब्द के रूप में जाना जाता है। यह हमने बात की किसके संदर्भ में? भित्ति चित्रों के संदर्भ में, और यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो भी अन्य तथ्य हैं आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ और देखते हैं कि कौन सी खबर अगली है जो महत्वपूर्ण थी। हमारी अगली खबर है स्मारक मित्र योजना। स्मारक मित्र योजना जनवरी में काफी चर्चा में थी और ये काफी फेमस योजना भी है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सरकार ने भारत में विरासत स्थल जो हैं या जो भी स्मारक हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके संरक्षण जरूरी है, इसके लिहाज से इससे पहले भी एक योजना की शुरुआत की थी और इसके साथ साथ ही इस योजना को भी शुरुआत भारत सरकार कर रही है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण योजना है। दरअसल इसमें निजी कंपनियां जल्द ही स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान रख सकेंगी या इनका रखरखाव कर सकेंगी। इसकी सुविधा भारत सरकार प्रदान कर रही है किसके तहत? स्मारक मित्र योजना के तहत। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी के रूप में यह सक्षम हो सकेगा। यानी इसमें कौन सहायक है, कौन साझेदारी के रूप में आएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ताकि विरासत स्थलों को अपनाया जा सके, उनके रखरखाव को यहाँ पर इनके संरक्षण को प्रदान किया जा सके, इनको व्यवस्थित तरीके से और इनका सौंदर्यीकरण किया जा सके, ताकि जो पर्यटन के बाद इन्हें क्षति पहुंचती है वह ना हो। इससे बचाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। तो संशोधित योजना कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मॉडल के आधार पर या इस पर आधारित है। अब यहाँ पर बात करें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इसके अंतर्गत क्या होता है? निजी कंपनियां अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए समाज से कुछ संस्थाओं के संरक्षण के लिहाज से कार्य करती है या पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से कुछ अपना जो भी उनका टर्नओवर है उसके खास % देती, तो इसी के अंतर्गत इसे शामिल किया जा रहा है। सभी विरासत स्थलों के नाम वाली एक नई वेबसाइट को भी इसके अंतर्गत लॉन्च करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं कि आखिर स्मारक मित्र योजना है क्या। यदि हम बात करें स्मारक मित्र के संबंध में, ये शब्द के संदर्भ में, तो स्मारक मित्र शब्द एडॉप्ट हेरिटेज परियोजना के तहत सरकार के साथ भागीदारी करने वाली इकाई को संदर्भित करता है। यानी एडॉप्ट हेरिटेज परियोजना क्या है? इसके अंतर्गत भारत सरकार ने एक निजी कंपनी को
लाल किला है उससे जुड़े और भी कुछ खास विरासत है, स्थल हैं, इन्हें प्रदान किया था ताकि वे इसका संरक्षण कर सके, उसका रखरखाव बेहतरीन तरीके से कर सके। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्ष 2000 किसमें 17 में, और किस मतलब माह में की गई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करें स्मारक मित्र परियोजना के बारे में, तो इसे सबसे पहले पर्यटन मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में फिर संस्कृति मंत्रालय के तहत इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें भारत में स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही जा रही है, ताकि ये इन्हें अपनाकर इनकी जो कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या जो व्यक्ति हैं, इन स्मारकों, इन विरासत स्थलों को या इन पर्यटन स्थलों को अपनाकर इसके संरक्षण की ओर ध्यान दे सकें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है ये, इसका नाम क्या है, स्मारक मित्र योजना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भी देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। असम के चराईदेव मोईदाम। मोईदाम क्या है, दरअसल मैदाम एक शब्द है। ठीक, मैदाम का असमिया जो तरीके से उसे कैसे बोला जाएगा असमिया भाषा में, तो उसे कहा जाता है मोईदाम। ये मैदान की बात करें कि मैदान क्या है, तो असमिया में जो अहोम समुदाय है या जो अहोम साम्राज्य है, उनके जो महत्वपूर्ण लोग थे या जो साम्राज्य के प्रभुत्व वाले व्यक्ति थे या शाही शासक थे, उनके जो अवशेष रहे हैं या उनका जो शव रहा है, उसको दफनाने के बाद उनकी जो भी अस्थियां रही हैं या उनसे संबंधित जो भी अवशेष रहे हैं, उन अवशेषों को एक टीले के रूप में संरक्षित किया जाता था। उसे ही क्या कहा जाता है, मैदाम या मोईदाम। तो इन्हें संरक्षित रखने की प्रोसेस, प्रक्रिया जिस पूरी आकृति के अंतर्गत की जाती है, उस आकृति को ही कहा जाता है क्या, मोईदाम। ये जो आपने ध्यान से देखा, ये मोईदाम है। ठीक है, मोईदाम की खास विशेषता क्या है कि इसमें कई कक्ष होते हैं, एक ही नहीं, इसमें कई कक्ष होते हैं और इसमें कई कक्षों में इनसे संबंधित जो शव हैं और इनसे संबंधित जो भी अवशेष हैं वे रखे जाते हैं। इसमें मिट्टी से निर्मित एक ऐसा गोलाकार आकृति इसके ऊपर बना दी जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, यह है अहोम साम्राज्य के शाही शासकों से संबंधित। ठीक, अब यदि हम बात करें कि आखिर ये चर्चा में क्यों आ गए हैं, तो दरअसल इन्हें ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए इन्हें नामांकित करने का निर्णय या इन्हें नामित करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कोई भी विश्व विरासत स्थल शामिल नहीं है। ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है और ये स्थान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए भी इसे ध्यान रखिएगा। चराईदेव की बात करें तो ये असम में एक जिला है और इस जिले में ही स्थित है क्या, मोईदाम, इसलिए ध्यान रखिएगा। चराईदेव, मोईदाम, ये दोनों शब्द साथ साथ भी मिल सकते हैं। यदि हम बात करें चराईदेव मोईदाम के बारे में, तो इसके नामांकन से संबंधित यह जो खबर है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। अब यदि हम बात करें लचित बोरफुकन की कि ये कौन है, तो ये अहोम समुदाय से संबंधित एक सैन्य शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहोम साम्राज्य से संबंधित एक सैन्य शासक है, सैन्य अधिकारी हैं। सैन्य अधिकारियों के प्रमुख को ही क्या कहा जाता था उस समय, बोरफुकन। अहोम साम्राज्य में इन्हें क्या कहा जाता था, बोरफुकन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य यदि अपने विस्तार में पूर्वोत्तर क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा श्रेय जाता है किसे, यहाँ पर लचित बोरफुकन को। लचित बोरफुकन ने ही सरायघाट का युद्ध करके मुगलों को हराया था और पूर्वोत्तर क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य यहाँ नहीं पहुंच पाया। इसका श्रेय इन्हें ही जाता है या अहोम साम्राज्य को जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए चूंकि इनकी 400वीं जयंती है इस वर्ष, इसलिए भी यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में। और पहली बार ऐसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऐसे स्थल को शामिल किया जा रहा है यूनेस्को में, यह नामित करने की बात की जा रही है, इसलिए भी यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए बात कर लेते हैं चराईदेव के मोईदाम के बारे में। मोईदाम हमने देखा मैदाम, इसका असमिया भाषा में इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वही है मोईदाम। तो असम में ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन लगभग 1300 से 19वीं शताब्दी के समय जो टीला दफन परंपरा है जो प्रतिष्ठित रही है, उसे ही कहा जाता है मोईदाम। ध्यान रखिएगा, टीला दफन परंपरा, शवों को दफन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिस टीले के अंतर्गत की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मोईदाम। जिसके अंतर्गत अवशेषों को रखा जाता है, उनके समाधि स्थल बनाए जाते हैं। किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, किससे, अहोम समुदाय से या
अहोम साम्राज्य से संबंधित है। उनमें जो शाही शासक रहे हैं उनके लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। शताब्दी भी याद रखिएगा, 13 से 19वीं शताब्दी की बात यह कही जा रही है। अहोम राजवंशों के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को प्रतिस्थापित करने के लिए या जिन्हें उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता था, इनके लिए इन टीलों का इस्तेमाल किया जाता है या इनके लिए ही मोईदाम का निर्माण किया जाता है। इनसे जुड़ी यदि हम अन्य तथ्यों को देखें तो 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को। अब बात करें यदि हम अहोम शासकों के बारे में, दरअसल म्यांमार से ही ये भारत में पहुंचे थे और फिर भारत में इन्होंने उत्तर जो भारत है, उत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ आपसी सामंजस्य के साथ रहना स्वीकार किया था और इन्होंने अपनी जो भी पद्धतियां रही हैं, अपनी जो भी परंपरा रही है, उसके साथ साथ भारत की जो हिंदू धर्म है उनकी भी परंपराओं को, उनकी पद्धतियों को इन्होंने सामंजस्य के साथ स्वीकार करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। इसलिए इन्होंने फिर हिंदू धर्म की जो दाह करने की या दाह संस्कार की जो पद्धति है उसे बाद में फिर अपना लिया था। चराईदेव क्या है, हमने चर्चा भी की थी, असम का एक जिला है। तो चराईदेव की मोईदाम में दाह संस्कार की हड्डियों एवं राख को दफनाना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था। इसलिए यह पूरा क्षेत्र अहोम समुदाय के लिहाज से काफी फेमस है और यूनेस्को में इसे संरक्षित करने की बात कही जा रही है। इसमें खोजे गए 386 मोईदाम में से अहोमों के टीले की दफन परंपरा के चराईदेव जिले में 90 शाही समाधि स्थल सुरक्षित पाए गए हैं। इसलिए काफी फेमस चीज है, काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसकी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अहोम साम्राज्य के बारे में। तो अहोम साम्राज्य के स्थापित होने के बारे में बात करें तो 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में से स्थापित किया था। और किसने स्थापित किया था, यानी प्रमुख संस्थापक कौन रहे हैं, छोलुंग सुखफा। छोलुंग सुखफा जो कि म्यांमार से भारत आए थे। म्यांमार से भारत आने के बाद इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, 13वीं शताब्दी में इन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। अहोम साम्राज्य ने 600 वर्षों तक संप्रभुता अपनी बनाए रखी और असम के पूरे क्षेत्र में उस समय इन्होंने शासन किया था। तो 6 शताब्दियों तक असम पर इन्होंने शासन किया था। अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण वर्ष 1826 तक रहा है। 1826 के बाद क्या हुआ है, यांडाबू की संधि हुई है, यानी ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुई है। और इसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र है वह ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया या ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो 1826 तक इन्होंने क्या किया, अहोम समुदाय ने यहाँ पर शासन किया है। अहोमों ने भूइयां यानी जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त किया और अपना खुद का साम्राज्य असम में स्थापित किया था। और इसमें क्या होता था, यदि उस समय अहोम साम्राज्य की बात करें, राज्य में जो भी श्रम की बात करें, तो अहोम राज्य बंधुआ मजदूरी बलाद श्रम पर निर्भर था। और ऐसे लोग जो राज्य के लिए बलात् श्रम करते थे या मजदूरी करते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ और अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोजेक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी भारत में जो ऐसी भाषाएं हैं जो दुर्लभ हैं, जिन्हें पढ़ना या उनके ग्रंथ अब यहाँ पर सुरक्षित रख दिए गए हैं, आम लोगों के लिए या व्यक्तियों के लिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो उन्हें अब डिजिटलीकरण से या ऑनलाइन माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिहाज से कौन यहाँ पर सामने निकल कर आया है, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के लिहाज से ही कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट एलोरा। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एलोरा आ सकता है और इसमें स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि ये किसकी पहल है, माइक्रोसॉफ्ट की एक पहल है, भाषाओं को लेकर यह पहल शुरू की गई है, या कई अन्य चीजों को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। हो सकता है एलोरा की गुफाओं के बारे में कोई स्टेटमेंट लिखा हो। तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है, ताकि जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं वे ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध हो सकें। तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो इसमें शोधकर्ता शामिल हैं वे सभी दुर्लभ भाषाओं के डिजिटल संसाधनों का निर्माण करेंगे, ताकि आम लोग भी इन डिजिटल संसाधनों के माध्यम से इन दुर्लभ भाषाओं को जान सके, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट एलोरा क्यों लाया जा रहा है, तो इसका मुख्य मकसद है आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भाषा को संरक्षित करना, ताकि इन भाषाओं की जो उपयोग करता है वे डिजिटल दुनिया में अपनी सहभागिता बना सकें, अपने आप में डिजिटल दुनिया में वे सहभागी बन सकें। इसलिए इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसके उद्देश्य के बारे में ध्यान रखिएगा।
अब बात करें प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में कि प्रोजेक्ट एलोरा के तहत सबसे पहले किस भारतीय भाषा या किस दुर्लभ भाषा को संरक्षित करने की प्रक्रिया अपनाई गई या संरक्षित किया गया। तो प्रारंभिक रूप से मुंडेरी भाषा के संरक्षण का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। अब मुंडेरी भाषा किससे संबंधित है? मुंडा जनजाति से, ध्यान रखें। ठीक है, अब हम मुंडा जनजाति के बारे में बात करें तो झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुंडा जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा को ही कहा जाता है मुंडेरी भाषा। अब यहाँ पर मुंडा जनजाति भी महत्वपूर्ण हो जाती है और मुंडा जनजाति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्या? बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न भी क्या पूछता है? यूपीएससी पूछता है। तो आइए इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, ऐसा उनके बारे में लोग समझते थे। इसलिए उन्हें लोग धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से भी संबोधित करते थे और इस तरीके से भी उनको बोलते थे। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे और क्या कहा जाता है? मुंडा उल गुलान या विद्रोह। ध्यान रखिएगा, मुंडा उल गुलान इसका नाम और इससे संबंधित वर्ष भी ध्यान रखिएगा और यूपीएससी ने इससे संबंधित प्रश्न भी फ्रेम किया है। जनता को जागृत कर जमींदारों एवं अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बिरसा मुंडा ने। इसलिए बिरसा मुंडा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूपीएससी ने इससे जुड़ा एक प्रश्न भी पूछा था, आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। इससे पहले आप बिरसा मुंडा की तस्वीर भी देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है? भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, 1921 का मप्पिला विद्रोह या 1859-60 का नील विद्रोह, 1899-1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है विश्व भारती। विश्व भारती विश्वविद्यालय, दरअसल से पूरा लिख लीजिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय। यह अपने आप में खासी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की कवायद इसे की जा रही है। लिविंग हेरिटेज कैसे? यह दुनिया की पहली ऐसी लिविंग हेरिटेज भी बनने वाली है या ऐसा विश्वविद्यालय बनने वाला है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की बात की जा रही है। इसलिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करें यदि विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में, तो इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। कब? वर्ष 1921 में। और अभी यूनेस्को में से शामिल करने की बात की जा रही है, इसलिए ये विश्वविद्यालय काफी फेमस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पर सवाल फ्रेम किया जा सके। इस विश्वविद्यालय को अप्रैल या मई 2023 में यूनेस्को से विरासत का टैग प्राप्त होने की उम्मीद की जा रही है। इस वजह से खबर चर्चा में थी। सामान्यतः विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को मिलता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक मूर्त इमारत को यह टैग प्रदान करने की कवायद की जा रही है। दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने की उम्मीद है। इस वजह से यह खबर चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, यह है क्या? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक, इससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं, यानी जुड़े अन्य तथ्य समझिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में यदि जानना चाहें तो इसमें इसकी स्थापना कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में यह स्थित है। इसका नाम पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। फिर बाद में मई 1922 में विश्व भारती सोसाइटी को एक संगठन के रूप में जब पंजीकृत कर दिया गया, तो फिर इसका नाम क्या रख दिया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रीय महत्व के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है या किस मौलिक कर्तव्य में की गई है। यदि हम इस विश्वविद्यालय की खास विशेषता के बारे में बात करें, दरअसल यह विश्वविद्यालय एक संस्कृति का केंद्र है जहां हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लामी, सिख, ईसाई और अन्य भाषाओं के धर्म, साहित्य और इतिहास, विज्ञान, कला पर शोध और अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैश्विक लेवल पर बात करें, भारत की बात करें, तो लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। सभी धर्मों के धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान और कला पर शोध करने की बात कही जाती है। इस विश्वविद्यालय की खास बात यह भी है
यहाँ शिक्षा के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से स्टूडेंट आते हैं। यहाँ गुरुकुल की पद्धति आज भी मौजूद है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। और वैश्विक लेवल पर जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं, उन्हें मानव पर शोध की बात की जाती है, यानी एक मानव या मनुष्य, उसके जन्म लेने के पीछे के कारण, इन सभी विषयों पर या हम कहें आध्यात्म पर भी यहाँ चर्चा की जाती है। और इसी का नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में युवा संगम पोर्टल या पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत के कई बच्चों को या विद्यार्थियों के लोगों को पूरे भारत में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा, ताकि भारत की विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न भाषाओं से वे रूबरू हो सकें और भारत को ठीक तरीके से जाने। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की एक पहल के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत की यात्रा करेंगे तथा एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने का इन्हें एक अनूठा अवसर प्रदान किया जा रहा है। किसके तहत? युवा संगम पोर्टल के तहत। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को भारत की विविधता को समझने का अवसर प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसी से जुड़ा है क्या? युवा संगम पोर्टल। अगली खबर है समेत शिखर एवं शत्रुंजय हिल। ये भी खबर काफी चर्चा में रही है। ये दोनों स्थान जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी स्थान हैं, वे यूपीएससी कहीं ना कहीं सवालों में फ्रेम कर ही लेता है। तो यदि हम बात करें समेत शिखर एवं शत्रुंजय हिल के बारे में, तो ये काफी चर्चा में रहे हैं। इसमें झारखंड में एक मुद्दा काफी चर्चा में था, जिसमें पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात चल रही थी, ताकि पारसनाथ पहाड़ी को जब पर्यटन के लिहाज से संवेदनशील घोषित कर दिया जाएगा, या यहाँ पर अत्यधिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है कि अत्यधिक जो पर्यटन है यहाँ बढ़ावा मिल रहा है उसे, इसकी वजह से एक क्षेत्र क्या हो रहा है? क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, खासकर जैन समुदाय के लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया जाए पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि वे उनकी धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मामला है। तो जैन समुदाय इसमें क्या कह रहे हैं कि इससे धार्मिक स्थल की पवित्रता बिगड़ेगी, इसलिए यह मुद्दा काफी चर्चा में था। इसमें यह भी बात कही जा रही है, चिंता व्यक्त की जा रही है किसके संदर्भ में? शत्रुंजय हिल्स के संदर्भ। इसमें जैन समुदाय शत्रुंजय पहाड़ी के अवैध व्यवसायीकरण और खनन पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, जिससे इनका जो क्षेत्र है शत्रुंजय हिल्स, क्योंकि शत्रुंजय हिल्स में जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है और ये इनके तीर्थ स्थलों में से भी एक माना जाता है, इसलिए इसके संरक्षण की बात जैन समुदाय कर रहा है। शत्रुंजय पहाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं जैन समुदाय के लोग, जिससे इनकी धार्मिक पवित्रता का संरक्षण किया जा सकेगा। ये तो थी मांग, क्यों किया जा रहा था। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम जाने कि समेत शिखर और शत्रुंजय हिल्स है कहाँ पर और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले चर्चा करेंगे समेत शिखर के बारे में। यदि हम समेत शिखर जी की बात करें या हम बात करें समेत शिखर के बारे में, जिसके शाब्दिक अर्थ क्या है? आदरणीय शिखर या शिखर जी। जी हाँ, दरअसल जैन धर्म के लोग या जैन धर्म को मानने वाले लोग इस पहाड़ी को किस नाम से संबोधित करते हैं? शिखर जी के नाम। और ये यहाँ पर जाते भी हैं अपने धार्मिक मंदिरों को देख। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? शिखर जी कहा जाता है। जैन धर्म में इसे सिद्ध क्षेत्र और तीर्थराज या तीर्थों का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात करें तो यह झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए पारसनाथ पहाड़ी को संरक्षण के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यह है पारसनाथ पहाड़ी, पूरी जो पहाड़ी है यह पारसनाथ पहाड़ी है और यह जो मंदिर बना हुआ है यह है शिखर जी, और यह जैन धर्म से जुड़ा काफी महत्वपूर्ण या कहें तीर्थों का राजा कहा जाता है, इसलिए कोई भी समुदाय इसके संरक्षण की मांग जरूर उठाएगा। दरअसल 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? पारसनाथ पहाड़ी। इसकी एक खास बात और भी है इस स्थान की, क्या कि यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने क्या किया है?
मोक्ष प्राप्त किया है, इसलिए भी यह स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और वे 4 तीर्थंकर कौन से थे जिन्होंने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त नहीं किया, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा कौन है। भगवान ऋषभदेव, भगवान वासुपूजय, भगवान नेमिहथा और भगवान महावीर। ये 4 ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिन्होंने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त नहीं किया। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं शत्रुंजय हिल्स के बारे में। यदि हम बात करें शत्रुंजय हिल, यह है कहाँ पर, तो यह है गुजरात के भावनगर जिले के पलिताना में स्थित, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह है शत्रुंजय हिल्स। दरअसल शत्रुंजय हिल्स में ही विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ बहुत सारी संख्या में कहें तो बहुत अधिक मंदिरों का निर्माण है। और यहाँ भी जैनी के जो भी गुरु हैं या जो भी जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे इन मंदिरों में अपने तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पर जाते हैं। अब यदि बात करें इनके नामकरण के बारे में, तो इनका नाम कहाँ से पड़ा, या इसका नाम शत्रुंजय हिल्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पुंडरिक गिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब पुंडरिक गिरी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो भगवान आदिनाथ हैं उनके पौत्र का नाम था पुंडरिका, तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, पुंडरिक गिरी। यह शत्रुंजी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, शत्रुंजी नदी। अब इस नदी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यह नदी जूनागढ़ जिले के गिर वन में कौन सी पहाड़ी है, चचाई पहाड़ियों से निकलती है, ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में भी प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। यह एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, यह इसकी खास विशेषता है। तो आज के सेगमेंट में इतना ही, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी और मार्च की कला एवं संस्कृति की खास खबरों को सम्मिलित किया था। और भी खबरें थी जो महत्वपूर्ण हो सकती थी, जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे जल्लीकट्टू। यह भी जनवरी माह में काफी चर्चा में होने वाली खबर थी। और ऐसे कई पोर्टल हैं, छोटे छोटे पोर्टल हैं जो भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक न्यूज को कवर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अपनी तैयारी में इन सभी जो भी खबरें हैं इन्हें शामिल कर लीजिएगा, इनसे जुड़ी और भी तथ्य हैं उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला एपिसोड हो, तब तक के लिए शुक्रिया।